इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी के अभी तक यूपी पीसीएस के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं लास्ट 34 ईयर्स के, उन सारे पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। तो करीब 424 पीवाईक्यूज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो ये कहाँ से मिले सारे? तो घटना चक्र की बुक एंड यूथ कंपटीशन जो यूपी स्पेशल की आती है, जिसमें यूपी से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। क्या यूपी पहले मेंस होता था एमसीक्यू बेसिस पे, वो सारे क्वेश्चन आर के अभी यूपी जितने भी एग्जाम्स करवाती है यूपी पीएससी, वो सारे के सारे इंक्लूडेड है। तो नॉन रिपीटेड की ही ज़रूरत है, क्योंकि घटना चक्र पढ़ने बैठोगे तो 300-350 पेजेस हैं उसमें, और यूथ कंपटीशन की बैठने जाओगे तो फिर उसमें भी ऐसे ही पेजेस है। तो करीब इतने सारे करने का कोई रेलेवेंस नहीं बनता। तो सबसे बेस्ट वे है थोड़ा सा एक स्मार्ट वे में स्टडी करें। तो ये डाटा मैंने निकाला है क्लाउड कोर्स से, घटना चक्र और यूथ कंपटीशन की बुक्स को कंपाइल करके जब मैंने उसे दिया और उससे कुछ प्रॉम्प्ट दिए, तो उसने ये डाटा बना के दिया कि जो अभी तक पूछे गए हैं तो उसमें प्रोटेक्टेड एरियाज के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंक्लूडेड है। तो प्रोटेक्टेड एरियाज में करीब 20% क्वेश्चन पूछा गया है, 84 क्वेश्चन से 19.8% इसका वेटेज है। मतलब हर जो भी 5 क्वेश्चन में आउट ऑफ 5 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन प्रोटेक्टेड एरिया से ही पूछा है। देन पॉल्यूशन, इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, ये मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स मीन्स चैप्टर्स। टॉप 3 को मिलाओगे तो करीब 50% कवर हो जाता है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है, सबसे बेस्ट तो यही पता है कि हम केवल अगर इन 3 चैप्टर को कवर कर लेते हैं तो हमारा 50% इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाला सेक्शन कवर हो जाएगा। और अगर टॉप 7 को मैच मिला दोगे तो ये हमारा कवरेज हो जाएगा अराउंड 85%। ठीक, देन आप क्लाइमेट चेंज, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, वाटर एंड ओजोन डिप्लेक्शन, दीज आर वेरी स्मॉल चैप्टर्स, इसको आप स्किप कर सकते हो। अगर 85% कवरेज तो छोटे हैं तो इसको भी कवर करेंगे। तो देखो मैं 2-3 बातें ज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक्स क्लियर है आपका। ठीक है, बेसिक्स क्लियर है और चैप्टर्स को बखूबी ये देखा होगा कि चैप्टर्स के नेम्स क्या क्या हैं सिलेबस में। प्रोटेक्टेड एरियाज है, पॉल्यूशन है, देन इकोसिस्टम इकोलॉजी है, बायोडाइवर्सिटी है, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है और ग्रीन हाउस गैसेस। ये तो वेटेज के बारे में हो गया कि इनका वेटेज इस तरीके से है, लेकिन जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो नंबर 1 से ही होगी। जो घटना चक्र में जो चैप्टर्स दिए हैं उनको डायरेक्ट इंक्लूडेड किया है एज इट इज। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये न्यू चैप्टर्स कहाँ से इंक्लूड हो गया। तो पहला चैप्टर यही रहेगा, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड देन सेकेंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इस तरीके से। देन थर्ड पे बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। अभी देखो यहाँ पे दिख रहा होगा ना, टॉप 7 कवर करोगे तो करीब 83% कवरेज हो जाता है। एंड लास्ट के जो 4 हैं, ठीक है, इनको मिला करके केवल आपका बनता है 16 या 15% वेटेज। ठीक, इससे पता चल जाएगा ना हमारा फोकस कहाँ पे रखना है इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में। अब जो पहला वाला चैप्टर है वो है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि बेसिक सबका क्लियर होगा। तो हमें ओवरऑल ये मैंने अपने लिए बनाया हुआ है, सच बोलूँ तो मेरे पास टाइम का शॉर्टेज रहता है, इसलिए जो 15 पेजेस में सारे के पीवाईक्यूज इंक्लूडेड हैं। सबसे बेस्ट ये है कि सेक्शन वाइज कवरेज है, एक्ट्स एक साथ कवर्ड हैं, डेफिनेशन पार्ट अलग है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये 13 क्वेश्चंस इंक्लूडेड है, इसमें 7% इसका वेटेज है, रैंक देखेंगे 6। ठीक, M1 एंड M2 2 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसमें पहले देखते हैं इन्वायरमेंट के डेफिनेशंस क्या है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, और उसके आंसर्स कैसे पूछे, क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग होती है वह कैसे होगा। तो इन्वायरमेंट के डेफिनेशन सबको पता है, इन्वायरमेंट अपने आसपास की सारी चीज़ें जो भी होती हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। फिजिकल में वही सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, ये सारी की सारी इंक्लूडेड होंगी। बायोलॉजिकल में इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक अगर पहले क्लासीफाई करेंगे तो 2, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन हो जाएगा बेस्ड ऑन द फूड चेन, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप प्रेडेटर्स। प्लांट्स में दीज आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं। ये तो इन्वायरमेंट की डेफिनेशन हो गई। कल्चरल इन्वेंट, ह्यूमन सेंट्रिक इन्वायरमेंट की बात होती है तो कल्चरल पार्ट जुड़ जाता है, क्योंकि ह्यूमन एज खुद को अपने इन्वायरमेंट का अपना सेंटर में खुद को इन्वायरमेंट का सेंट्रल समझते हैं, तो ह्यूमन सेंट्रिक इन्वायरमेंट पे कल्चर भी इंक्लूडेड होता है। अब इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन,
जब इन्हीं प्राइम जो भी प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और फिजिकल जो भी इन्वायरमेंट है, जैसे कि सॉइल, वाटर एंड रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो किसी न किसी एट्रीब्यूट्स, कोई रीज़न है, तो वही रीज़न की वजह से जो भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। या फिर कंडीशंस हो सकती है, प्रोसेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चंस के आंसर कैसे हैं? जब भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड, डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें मेजोरली ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ब्रुटलैंड रिपोर्ट आई थी 1987 में, आवर कॉमन फ्यूचर, तो उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी गई थी। पहली बार जब पूछा गया था तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशंस तो 1987 आवर कॉमन फ्यूचर इसी में इंक्लूडेड है। तो इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट को बैलेंस डेवलपमेंट के फॉर्म में होना चाहिए। तो इंटरजनरेशनल अपीयरेंस की बात होती है। इंटरजनरेशनल अपीयरेंस के मतलब जैसे कि डेवलपमेंट इन सच ए वे दैट कि फ्यूचर जनरेशन की जो भी रिसोर्स यूज़ करने की कैपेसिटी है वो डिग्रेड ना हो, आने वाली जनरेशन भी रिसोर्स को यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो वही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात होगी तो फिर लैंड यूटिलाइजेशन इस तरीके से हो कि आने वाली जनरेशन, नेक्स्ट कमिंग जनरेशन, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो रिलेटेड टू लैंड यूज पैटर्न्स। ठीक, अब इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता ही है, 17 गोल्स है, 2030 इसका टारगेट है। एंड इसका जो 13, 14 एंड 15 है रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, रिलेटेड टू लाइफ एबव वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। ठीक, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। अब दूसरा टॉपिक जो है एक्ट, बॉडीज, डेज एंड हेडक्वार्टर्स, ये डायरेक्ट वो यूपीपी से मेजरली फैक्चुअल है, तो फैक्चुअल वे में ही करेंगे। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। ये 3 बार पूछा गया है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कौन से क्वेश्चन, इससे पता चलेगा ना कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है। 1974 में क्या है? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। ठीक है, 1974 2 टाइम्स ये अभी तक पूछा गया है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में। मैं मान के चल रहा हूँ कि बेसिक सबको पता है और सबने एक बार तो इन्वायरमेंट किया ही होगा। ठीक है, तो बेसिक्स पढ़ाने या फिर सिखाने में नहीं बैठूंगा, फास्ट वे में करेंगे। अब बॉडीज एंड ईयर, ये भी पूछता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया था, अक्टूबर 2010 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2003 में, इसकी हेडक्वार्टर है चेन्नई, हेडक्वार्टर चेन्नई। ये 3 बार ये पुटअप किया हुआ एग्जाम्स में। एग्जाम्स जब भी मैं एग्जाम बोलूँ या यूपी पीसीएस बोलूँ, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के भी जितने भी एग्जाम्स हैं सारे, क्योंकि यूपी पीसीएस एग्जाम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, और रिपीट करता है अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जो भी हुए हैं। तो नेशनल अफॉरेस्टेशन बोर्ड्स 1992 में आया, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम एंड वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का हेडक्वार्टर पूछता है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का है नैरोबी में, एंड वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का है जेनेवा। एंड देन IUCN का हेडक्वार्टर ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा भी स्विट्जरलैंड में ही है। अब डेट एंड डेज, इस पर 2025 में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे होता है 2 फरवरी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च, वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, एंड वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल। इन्वायरमेंटल डे सबको पता ही होगा 5 जून, टाइगर, इंटरनेशनल टाइगर डे 29th ऑफ जुलाई, वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर, एंड डॉल्फिन डे 5th अक्टूबर, एंड सॉयल डे 5 दिसंबर। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है वाइल्ड लाइफ डे, वाटर डे, बायोडाइवर्सिटी डे, इन्वायरमेंट डे सबको पता ही होता है, एंड वेटलैंड डे। अब कुछ अवार्ड्स हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी रिसाइकलिंग हो सकती है, उनको इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल सेंसिबल प्रोडक्ट, यानी कि इनके प्रोडक्शन से लेकर के मतलब उनके रॉ मटेरियल से लेकर के फाइनल प्रोडक्शन तक का जो प्रोसेस है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहा है, जिससे इन्वायरमेंट को मिनिमल नुकसान हुआ है। अब इको मार्क कौन से प्रोडक्ट को मिलते हैं, तो इसके बारे में पूछा है। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, राजीव गांधी इन्वायरमेंटल अवार्ड क्लीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बारे में से रिलेटेड है। इंदिरा गांधी इन्वायरमेंटल अवार्ड सेंसिटिव कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट, ग्लोबल 500 यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इसे देता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है,
अब कुछ जैसे आउटडेटेड क्वेश्चंस भी हैं, इंक्लूड हो गए हैं, तो वो मैटर नहीं करता, बहुत होगा तो 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे। अब एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ बातें, 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक। जैसे ऑप्टिमम कार्बन डाइऑक्साइड की जो उसकी परसेंटेज है वो 0.03% है। नोबेल गैस अब्सेंट रेडॉन, तो हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारे के सारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन रेडॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब ये पूछा है रेडॉन कौन सा नोबेल गैस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट नहीं होता। एड CO2 टू द कार्बन साइकिल, रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड इन ऐड होता है, एंड डीके से भी ऐड होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी से ऐड होता है। देखो कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है तो CO2 ऐड करेगा इन्वायरमेंट में। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें कार्बन की बॉन्डिंग होती है तो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा। अब जैसे फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बायोमास के फॉर्म में उस प्लांट्स में प्लांट के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब CO2 को रिमूव कौन करेगा? जिससे फोटोसिंथेसिस, यही बात यहीं पे लिखी है। एंड डीके में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसको डीके करते हैं तो CO2 की बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, तो ब्रेक्स होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। इसी तरीके से जब फायर वुड फायर होता है, सेम प्रोसेस होता है। अब देखो ट्रैप्स, एग्जाम्स में कैसे ट्रैप्स बनाता है, इको मार्क को एग्रीकल्चर मार्क और ISI मार्क के साथ ऑप्शंस मिला करके दे देगा। तो एग्रीकल्चर मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, ISI मार्क क्वालिटी चेक करने के लिए होता है, इको मार्क इन्वायरमेंट के लिए होता है। NGT स्टेब्लिश्ड इन 2010, लेकिन ऑप्शंस में 2008 2009 दे देगा। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी की हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में, लेकिन ऑप्शंस में बेंगलुरु एंड हैदराबाद क्लोज ऑप्शंस दे देंगे। ये ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस को इंक्लूड करने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम अगर सेम फैक्ट्स रिपीट होता है तो कंफ्यूजन ना हो। ग्रीन हाउस फार्मिंग रिसेंटली लॉन्च बाय पंजाब, इट मे बी द करंट क्वेश्चन, बट फिर भी इंक्लूड कर लिया। तो ये फर्स्ट मॉड्यूल था। अब इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी देखो कोई भी वर्ड के बारे में अगर सफिक्स लॉजी है तो वो स्टडी से रिलेटेड है। तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म में कोई भी हो सकता है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। एंड इन्वायरमेंट उसके आसपास का सारा फिजिकल सेटअप जो भी है, सॉयल, वाटर, ठीक है, ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, रेनफॉल भी हो सकता है, सारा का सारा फिजिकल इन्वायरमेंट जो भी है वो उसका इन्वायरमेंट में आएगा। और फिजिकल इन्वायरमेंट में जो अदर लिविंग बींग्स प्रेजेंट है जिसको बायोटिक बोलते हैं, वो भी इन्वायरमेंट के पार्ट बन जाएंगे उसके। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम बेसिकली shows the relationship functional unit of the environment। अब जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारे फिजिकल एंड ऑर्गेनिज्म दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। अब जो भी फिजिकल पार्ट होता है उसको अबायोटिक बोलते हैं, और जो भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको बायोटिक बोलते हैं। अब बायोटिक अपने साथ इंटरेक्ट करता है अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ अपने आसपास में, तो वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है उसी की जो भी रिलेशनशिप है वो इकोसिस्टम हो जाता है पूरा। इसका जो टर्म दिया था टर्न्सली ने दिया था 1935 में, 2 बार पूछा गया है। इट इज़ द फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? फंक्शनल यूनिट का मतलब है कि वो एक वर्किंग सिस्टम है। इकोसिस्टम में जब भी चीज़ें इंटरेक्ट करती हैं तो किसी न चीज़ का ट्रांसफर होता है। बेसिकली 2 चीज़ों का ट्रांसफर होता है, एक तो न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर, दूसरा एनर्जी का ट्रांसफर। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम का मतलब है जैसे कि एक तालाब के अंदर रेनफॉल हुआ, वाटर ड्रॉप हुआ, फिर कुछ टाइम के बाद इवापोरेशन हुआ, वाटर वापस चला गया, उसी क्लाउड फॉर्मेशन हुआ कंडेंसेशन के बाद। ठीक है, तो ये ओपन सिस्टम है, कोई बाउंडेशन नहीं है। वहीं उसी में एक फ्रॉग भी हो सकता है, उसी पॉन्ड में फ्रॉग आए या ना आए, नेचर की तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। अनटिल एंड अनलेस उसके सर्वाइवलशिप पे ना आए, वो फ्रॉग आने जाने के लिए फ्री है। या फिर कोई भी प्लांट्स है, प्लांट्स इवेपोट्रांसपिरेशन करता है, वाटर रिलीज करता है, वाटर इन्वायरमेंट में पार्ट बनता है कंडेंसेशन के बाद, और क्लाउड के बाद जब रिलीज करता है वापस आया, तो उसी ने वही प्लांट वापस वाटर को सॉइल से लेकर के
फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है, ठीक है। तो वाटर का जो पूरा प्रोसेस है वो साइक्लिक के साथ साथ ओपन सिस्टम का पार्ट है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ओपन सिस्टम। एंड दैट इज़ द ट्रैप। ठीक, अब अबायोटिक कंपोनेंट्स जो मैंने बताया, टेम्परेचर, वाटर, सॉयल, गैसेस, लाइट, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो प्राइमरी जो प्रोड्यूस करते हैं क्या, बायोमास। जैसे ग्रीन प्लांट्स आएंगे इसमें, और फाइटोप्लैंक्टन्स भी आते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं। तो ये बेसिकली करते क्या है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्राइमरी प्रोडक्शन करते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब बायोमास का प्रोडक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ऊपर से लाइट लिया, नीचे से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर लिया, फोटोसिंथेसिस किया, बायोमास का प्रोडक्शन हुआ, उसी को बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राइमरी प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो डिपेंड करते हैं इन्हीं प्रोड्यूसर्स पे, यानी जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। इसमें प्राइमरी भी आएंगे, सेकेंडरी भी आएंगे, टर्शियरी भी आएंगे, तीन लेवल पे होगा। तो प्राइमरी जो भी कंज्यूमर होंगे, जो हर्बीवोर्स होते हैं, ठीक है। हर्बीवोर्स जैसे कि गोट्स हो गए, काउज हो गए, ये सारे के सारे हर्बीवोर्स हैं। अब सेकेंडरी कंज्यूमर जो इन प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड करते हैं, जो डायरेक्टली प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड नहीं होते हैं। कोई कोई भी वोल्फ हो गया, फॉक्स हो गया, ये के सारे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए। अब टर्शियरी कंज्यूमर कौन से होते हैं, जो टॉप प्रेडेटर्स होते हैं, ठीक है। इसमें ह्यूमंस भी आते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर में टाइगर भी आएगा, लायन भी आएगा। तो अगर इसका सीक्वेंस बनाएं तो पहले प्लांट्स आएगा, देन मान लो काऊ है, और प्लांट्स के बाद अगर कोई रैबिट है, ठीक है, जो घास खाते हैं, और उसके बाद आ जाएगा मान लो कोई टाइगर है, देन ह्यूमन बींग्स हो जाएंगे। अब टर्शियरी के बाद एक और होते हैं डिकम्पोजर, जो टॉप पे। डिकम्पोजर बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी, ये प्राइमरी को भी, सेकेंडरी को भी, एंड मतलब कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों पे अप्लाई करते हैं डिकम्पोजर। ये उनको डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करते हैं और न्यूट्रिएंट रिलीज करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, और न्यूट्रिएंट वापस से सॉइल में जाएगा। फिर से उसे प्लांट एज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू वापस से बायोमास प्रोड्यूस करेगा। अब नंबर रूल क्या है, प्रोड्यूसर्स मोर देन द प्राइमरी कंज्यूमर, हायर लेवल्स प्रोड्यूसर्स। अब देखो नंबर जो होती है वो घटती जाती है जो भी इन्वायरमेंट में, प्राइमरी प्रोड्यूसर की ओवरऑल नंबर्स ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो बायोमास का प्रोडक्शन रेट है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे, लिंडमैन का 10% रूल होता है, जो बताता है कि जब एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे फूड चेन में जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स में, जिसको ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं, तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर, 90% वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी कम है तो फिर एनर्जी जब कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगा, ठीक है, प्रोडक्शन घट जाता है। इसीलिए बोला जाता है नंबर का जो पिरामिड होता है ऐसे बनता है। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर आएंगे, देन कंज्यूमर आएंगे, देन फाइनल जो भी आएंगे, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक। अब एनर्जी फ्लो एंड पिरामिड। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल क्यों होती है? क्योंकि एनर्जी घट रही है 10% हर एक लेवल पे। अब एनर्जी घट रही है तो जाहिर सी बात है कि एक लेवल पे आकर के एनर्जी जीरो भी हो जाएगी, ठीक है। अब एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तो वहाँ पे एनर्जी फाइनल 100 टू डायरेक्शन जीरो पे जाएगा। लेकिन न्यूट्रिएंट नेवर साइक्लिक, ठीक है। द सिंगल मोस्ट आस्क्ड स्टेटमेंट, ये कई बार पूछा गया है कि जो भी इकोसिस्टम में एनर्जी के फ्लो का डायरेक्शन कैसा होता है, तो ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये पता होना चाहिए। अक्रॉस द ट्रॉफिक लेवल एनर्जी रिलीजेस द 10% रूल, ये हो गया। न्यूट्रिएंट्स आर साइक्लिक, देयर इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। न्यूट्रिएंट साइक्लिक के होते हैं, जब भी ट्रॉफिक लेवल चेंज होता है तो वो बेसिकली ट्रांसफर क्या करते हैं, एनर्जी का एंड न्यूट्रिएंट का। अब प्लांट्स में जो भी न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसफर हुआ रैबिट्स को, अगर उसने उसको कंज्यूम किया, देन रैबिट्स को अगर टाइगर ने कंज्यूम किया तो वो ट्रांसफर हो गया टाइगर को। फाइनली जब टाइगर के डेथ के बाद डिकम्पोजर्स उस पर एक्टिव हुए तो उन्होंने उसको डिग्रेड किया या डिकम्पोज किया, तो वापस से जो भी उसके अंदर का न्यूट्रिएंट था सॉइल में चला गया। फिर सॉइल से प्लांट्स ने कंज्यूम ले लिया उस न्यूट्रिएंट को, वापस से अब खुद को बायोमास के प्रोडक्शन में, मतलब बायोमास के प्रोडक्शन का मतलब है अपनी ग्रोथ में यूज़ किया। अब फिर से कोई ना कोई हर्बीवोर्स उस पर अटैक करेगा प्लांट्स पे,
ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा साइक्लिक होता है, न्यूट्रिएंट का साइकिल होता है, इसी को बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है। एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट हमने देख लिया। ह्यूमंस इन द फूड चेन, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, क्योंकि ह्यूमन शाकाहारी भी हो सकते हैं और मांसाहारी, यानी कि हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स दोनों होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एट ऑटोट्रॉफ लेवल। ऑटोट्रॉफ कौन होते हैं? प्लांट्स। क्यों? क्योंकि वो अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं। कैसे? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? लाइट लिया ऊपर से सन से, नीचे वाटर लिया और न्यूट्रिएंट लिया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना प्रोडक्शन किए, देन वो ट्रांसफर कर देते हैं सेकेंडरी पे। प्रोडक्टिविटी डिक्रीज करती है मैनग्रोव, ग्रासलैंड्स एंड लेक एंड ओशियन इकोसिस्टम में। ये सारे के सारे यूपी पीसीएस में पूछे गए फैक्ट्स हैं। यहाँ मैंने अपनी साइड से कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है, ना ही मैंने एक्स्ट्रा कुछ इंक्लूड किया है, सब यूपी पीसीएस के फैक्ट्स हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को एक फैक्ट्स के फॉर्म में कवर्ड है। प्रोडक्टिविटी मैनग्रोव में हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होता है, ग्रासलैंड में उससे कम, देन लेक्स एंड ओशियंस। क्यों? क्योंकि देखो प्रोडक्टिविटी किसी भी इकोसिस्टम की डिपेंड करती है उसके प्राइमरी प्रोडक्शन पर। प्राइमरी प्रोडक्शन जहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे फोटोसिंथेसिस रेट ज़्यादा होगा। फोटोसिंथेसिस रेट वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ टेम्परेचर एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी एक ऑप्टिमल होगी, ठीक है, बैलेंस्ड होगी। तो मैनग्रोव में ये कंडीशन होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लैंड बेस्ड इकोसिस्टम और वाटर बेस्ड इकोसिस्टम दोनों का ट्रांजिशन जोन होता है। देन ग्रासलैंड्स में, लेक्स में और भी कम होती है। लेक्स में कम क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे वाटर तो अवेलेबल है, टेम्परेचर भी में भी अवेलेबल, बट न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी कम होती है। ओशियंस तो बिल्कुल भी, वहाँ पे लाइट ही नहीं होती। और जहाँ तक फोटिक जोन है 200 मीटर तक बोला जाता है, देन उसके बाद लाइट्स अवेलेबल नहीं है। लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्राइमरी प्रोडक्शन ही नहीं होगा, इसलिए ओशियंस की प्रोडक्टिविटी कम होती है। अब नेक्स्ट देखो, कुछ इकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो एग्जाम्स में रिपीट कर लेते, कई बार पूछे गए हैं। जैसे देखो, इकोटोन क्या होता है? ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज, या टू इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, या टू बायोजियोग्राफिक रीजन्स। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है? नीश बेसिकली शो करता है प्रोफेशन ऑफ एनी बायोटिक कंपोनेंट्स, या किसी भी, जैसे मान लो कोई बर्ड्स है, तो वो बर्ड्स किसी ट्रीज के हर एक पार्ट पे नहीं बैठेगी, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बैठती है, वही उसका नीश होता है। नीश बेसिकली बताता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म करता क्या है, खाता क्या है, रहता कहाँ है, सारा का सारा उसका फंक्शनल रोल को डिकोड करती है। इकोलॉजिकल नीश होती है। मोर देन 3 टाइम्स एग्जाम्स में आया है, ठीक है। शेयर क्या होता है? देखो, किसी भी प्लेस पे इकोसिस्टम कैसा होगा वो डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट पे। अब क्लाइमेट कैसा होगा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल पैटर्न्स, इन सारे के सारे जियोलॉजिकल फैक्टर पे या जियोग्राफिकल फैक्टर्स पे। अब जियोग्राफिकल फैक्टर्स चेंज हो जाते हैं एक टाइम के बाद। मान लो कहीं पे एक बेयर रॉक है, ठीक है, खाली समतल जमीन, धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा? लाइकन की ग्रोथ होगी। जैसे मान लो कभी और रेनफॉल हुआ, ठीक है, अब लाइकन की ग्रोथ होगी, फिर वो लाइकन इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा बेटर ग्रोथ के लिए, तो वहाँ लाइकन रिप्लेस हो जाएगा किससे? मॉसेस से, ठीक है, मॉस। अब मॉस और बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा किससे? फंजाई से, मे बी फंजाई से रिप्लेस हो जाए, या फिर छोटे छोटे ग्रासेस से रिप्लेस हो जाएगा। एंड देन ग्रास कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स चेंज होंगे, मान लो टेम्परेचर, प्रेशर और भी ज़्यादा बेटर हो गए कंडीशन, तो ट्रीज का ग्रोथ स्टार्ट होगा। देन फाइनली एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा वो पूरा रीजन। तो ये पूरा का पूरा जो चेंजिंग होने वाला सीक्वेंस है, इसी को बोलते हैं शेयर, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जब भी इकोसिस्टम विद द टाइम, ये मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में होता है पर्टिकुलरली चेंजेस जो होती हैं, तो वो उसका शेयर बोलते हैं, द होल सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिटीज। अब सक्सेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंज इन ए एरिया। अब जो ये चेंज होने का प्रोसेस है, प्रोसेस के पीछे जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं, तब जाकर के ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। अब सिनेकोलॉजी एंड आर्टियोकोलॉजी क्या? स्टडी ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ द सिंगल स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं सिनेकोलॉजी, आर्टियोलॉजी। अब जब पूरे के पूरे कम्युनिटी के स्पीसीज को स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं इकोलॉजी। अब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट के टर्म देखते हैं, तो मिनिमम लैंड नीडेड टू सस्टेन ए पर्सन, एक मिनिमम लैंड नीडेड टू सस्टेन ए पर्सन। एक
एक इंसान को कितनी मतलब रिक्वायरमेंट्स है ओवरऑल उसकी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो उसका इकोलॉजी मतलब विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। तो उसका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होता है। एंथ्रोपोजेनिक बायोम्स क्या होते हैं, जो भी ह्यूमंस आर्टिफिशियली क्रिएट करता है बायोम्स, वो एंथ्रोपोजेनिक बायोम्स होते हैं। कोई भी क्रॉपलैंड हो गया, पैडी फील्ड्स हो गया, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। लोटिक एंड एटलांटिक क्या, लोटिक एंड एटलांटिक 2024 प्रीलिम्स में ये पूछा था लोटिक के बारे में शायद। तो ये बेसिकली जो मेरीन इकोसिस्टम होता है या वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, उसका पार्ट है, टाइप है। तो लोटिक में क्या होता है कि फ्लोइंग वाटर का इकोसिस्टम, एटलांटिक में स्टेबल वाटर इकोसिस्टम। लोटिक का एग्जांपल्स लेंगे तो रिवर्स या आर्टिफिशियल में तो कैनाल्स। अब एटलांटिक का एग्जांपल्स, तो एटलांटिक का सबसे बेटर एग्जांपल्स है कोई पॉन्ड हो गया, ठीक है, या फिर एक ऐसा वेटलैंड या मार्सलैंड, नॉट वेटलैंड, मार्सलैंड्स, जिसको बोलते हैं दलदल भूमि। लिमेंटिक जोन क्या होता है, ओपन वाटर जोन, रिच फाइटोप्लैंक्टन, जहाँ तक लाइट रीच करती है और फोटोसिंथेसिस पॉसिबल होता है, तो लेमेंटिक जोन हो गया। सक्सेशन ऑर्डर, न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसेसिस रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, ये जो सक्सेशन होता है उसके ऑर्डर्स को डिकोड कर रहा है। तो पहले तो न्यूडेशन का मतलब बेयर रॉक, मतलब खाली ज़मीन है, फिर वहाँ पे स्पीसीज माइग्रेट करके रीच करती हैं, देन वो इंक्रीज करती हैं। इंक्रीज कैसे करेंगे, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ होगा, वो अपने अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगी। एंड देन रिएक्शन का स्टेज आएगा। रिएक्शन का स्टेज कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है तो जो आउट कम्पीट कर पाती हैं वही वहाँ पे स्टेबल हो पाती हैं। देन स्टेबलाइजेशन, फाइनल ग्रोथ स्टेज होता है, जिन्होंने सस्टेन कर पाया वो वहाँ पे स्टेबल हो गई। और कुछ सुपरलेटिव्स एंड मोमेंट्स, एजी टांसलिन ने टर्म दिया था इकोसिस्टम, ग्रीनल ने दिया था इकोलॉजिकल नीड्स, बेनेट ने दिया था इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, नेश ने दिया था डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट, रोजन ने दिया था बायोडाइवर्सिटी, एंड रैचल कॉर्सन ने साइलेंट स्प्रिंग एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने डीडीटी, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है, उसके हार्मफुल इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट को डिस्कस किया था, ठीक। तो लार्जेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल, 4 क्वेश्चन आया है, बायोस्फीयर इज ए ऑप्शन, तो बायोस्फीयर लार्जेस्ट इकोसिस्टम बोला जाएगा। अब अगर नहीं है तो ओशियन या मैरीन इकोसिस्टम को। क्यों बायोस्फीयर लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर तीनों इंक्लूडेड है। अब मोमेंट्स के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चिपको मूवमेंट हुआ था, सबको पता है, उत्तराखंड में, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इसमें क्या था, इकोलॉजी इज द परमानेंट इकोनॉमी का जो फ्रेज है वो चिपको मूवमेंट से जुड़ा हुआ है। एपिको मूवमेंट कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, ये 2025 प्रीलिम्स में ही पूछा गया है। नर्मदा बचाओ, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ये मल्टी स्टेट मूवमेंट है। डैम्स रिप्लेसमेंट से मतलब डैम बनाने से जो भी पॉपुलेशन रिप्लेस होती है और जो भी इन्वायरमेंटल हार्म्स होते हैं उनके बारे में था। साइलेंट वैली, ये वेस्टर्न घाट को बचाने के लिए केरला में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कुछ और बातें, फैक्ट्स, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं बेसिकली इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं, इनमें बेसिकली नाइट्रोजन डिफिशियंसी होती है, तो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, जब इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है उससे नाइट्रोजन गेन करते हैं, ठीक। अब एग्जांपल्स देखो, नेप्थीस, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या कंज्यूम करते हैं, तो बेसिकली नाइट्रोजन की कमी होती है इनमें, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरी करने के लिए ट्रैप के थ्रू, या तो अब बना ट्रैप कैसे करेंगे, तो मॉडिफाई करते हैं, अपनी स्टेम्स को मॉडिफाई किया, लीव्स को मॉडिफाई किया, या फिर अदर जो भी पार्ट्स हैं उनको मॉडिफाई किया जिससे कि इंसेक्ट्स उसमें ट्रैप हो जाएं, या केमिकल्स रिलीज़ किया तो उस केमिकल्स में इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाएं। मैरीन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर से बता ही दिया मैंने, एंड डियर्स, ये सारे के सारे हैं। नॉट इट टेरेस्ट्रियल सब टॉपिक मैरीन, तो मैरीन तो मैरीन इकोसिस्टम हो गया ना, तो मैरीन इकोसिस्टम अलग है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अलग है। अब ये सारे के सारे ट्रैप्स है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। डिस्टर्ब इकोलॉजिकल नीड्स, लंबरिंग, लंबरिंग क्या होता है, जिसको बोलते हैं पेड़ों की कटाई, जो नॉर्दर्न यूरोपियन रीजन्स में होता है। इकोसिस्टम इज एन ओपन इकोसिस्टम, ठीक है। ओपन इकोसिस्टम क्यों है, क्योंकि जो भी बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एंट्री ले, जैसे कि मान लो एग्जांपल्स जो अभी मैंने बताया कि वाटर साइकिल जैसे होता है, क्लाउड्स बना,
कंडेंसेशन हुआ, क्लाउड्स बना, रेनफॉल हुआ, वापस से आया, सॉइल के थ्रू किसी प्लांट का पार्ट बना, फिर प्लांट्स ने इवेपोर ट्रांसफरेंशन किया, वापस से वो वाटर चली गई फिर एटमॉस्फेयर में। तो ये ओपन सिस्टम है, ठीक है। इको सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम, ये गलत बात है। कैसे ट्रैप्स बनते हैं? डिकम्पोजर लिंक्ड बायोटिक एंड अबायोटिक, ऐसा नहीं है। डिकम्पोजर स्टार्ट हो जाता है, प्लांट्स पे भी डिकम्पोजर काम कर सकता है, बायोटिक पे भी, मतलब, और मतलब डिकम्पोजर जो है बेसिकली प्लांट्स पे भी हो सकता है, कंज्यूमर पे भी हो सकता है, या प्राइमरी सेकेंडरी हो चाहे टॉप प्रेडिटर पे भी हो सकता है, लेकिन अबायोटिक के पार्ट नहीं होता डिकम्पोजर, ठीक है। अब डिकम्पोजर का मतलब रॉक्स को तो डिकम्पोज करेगा नहीं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिसमें कार्बन होगा वही तो डिकम्पोज होगा। एनर्जी फ्लो इज ए साइक्लिक, नहीं, क्योंकि एनर्जी लॉस होता है हर स्टेज पे, ट्रॉफिक लेवल एवरी स्टेज पे एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी साइक्लिक नहीं हो सकती। शेयर क्या होता है? देख लिया, होल सीक्वेंस होता है, चेंज नहीं होता। चेंज जो होता है बेसिकली वो सक्सेशन होता है, ठीक है। अब बबूल, नीम, पीपल आर हार्म टू द इन्वायरमेंट। इसमें से यूकलिप्टस इज द ओनली एंटी एलिमेंट ट्री एंड एंटी इन्वायरमेंटल ट्री। यूकलिप्टस में बेसिकली क्या होता है कि इसके जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होती हैं, तो लीव्स ज़्यादा बड़ा होगा तो फोटोसिंथेसिस, जो प्रकाश संश्लेषण भी होगा, तो उसकी रेट भी हाई होगी। अब रेट हाई होगी तो फिर जो भी सॉइल से वाटर भी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो वहाँ के जो अदर प्लांट्स हैं छोटे मोटे, तो उनके लिए वाटर की कमी हो जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल, एंटी इन्वायरमेंटल ट्री। अब नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी देखो तो 10.8% क्वेश्चन आया है इसकी, रैंक 4 है, ठीक है। रैंक 4 इन द सेंस कि इसकी जो वेटेज है 4th नंबर पे है, इससे जो भी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें हॉटस्पॉट देखना है हमें, रेमसर साइट्स देखना है, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ होता है, इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्ट्स एंड डेफिनेशंस एंड कोरल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पहले डेफिनेशन से। द बायोडाइवर्सिटी सबको पता ही होगा, डाइवर्सिटी ऑफ द स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज के लेवल पे डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम के लेवल पे डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब जैसे बटरफ्लाइज दिखते हैं तो कई कलरफुल बटरफ्लाइज दिखते हैं, तो वो जेनेटिक लेवल की डाइवर्सिटी हो गई। स्पीसीज लेवल पे डाइवर्सिटी जैसे बटरफ्लाइज अलग है, मोथ अलग है, बाकी अदर इंसेक्ट्स अलग हैं, ये स्पीसीज की लेवल की डाइवर्सिटी होगी। इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, या अपना कोई पॉन्ड है उसका अलग इकोसिस्टम होगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग है, और जो आइस रीजन का इकोसिस्टम अलग है, ठीक है, डिजर्ट रीजन का। तो डाइवर्सिटी ग्रेडियंट डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर बायोडाइवर्सिटी घटती जाती है। क्यों घटती जाती है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी घटती जाती है। प्रोडक्टिविटी क्यों घटेगी? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम हो गया। क्योंकि अब देखो इक्वेटर पे डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, अब इधर जाएंगे तो या इधर जाएंगे तो फिर सनलाइट स्लैंटिंग है, तो सनलाइट स्लैंटिंग है, तो उसी रेशियो में फोटोसिंथेसिस भी का रेट भी कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्राइमरी प्रोडक्शन का रेट कम हो जाएगा, प्लांट जो होंगे छोटे छोटे होंगे, इस वजह से बायोडाइवर्सिटी कम होगी। अरे रेजेस डाइवर्सिटी, प्रोडक्टिविटी, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस एज एन इकोसिस्टम। देखो डाइवर्सिटी क्या बढ़ेगी? जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सेम वही बात हो गई, अपोजिट फॉर्म में लिखा है। डज नॉट रेज बायोडाइवर्सिटी, फ्यूअर ट्रॉफिक लेवल्स। अब ट्रॉफिक लेवल्स जब कम होगा तो बायोडाइवर्सिटी कम होगी, ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ेगा तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी, ठीक है। ट्रैफिक लेवल्स क्या है? जो भी जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, देन फाइनल कंज्यूमर जो होते हैं, ये सारे के सारे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स माने जाते हैं फूड चेन में। जिसमें अब एक ट्रॉफिक लेवल पे जो होते हैं वो एक टाइप के होते हैं, तो वो अपने से जो नीचे वाला ट्रॉफिक लेवल होता है उसको कंज्यूम करते हैं। डाइवर्सिटी इंक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, ये गलत बात है, अभी पता है ना, क्योंकि जब भी डाइवर्सिटी की बात होगी क्यों घटेगा? क्योंकि प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो टारगेट करो जहाँ पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कहाँ होगी? जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस वहीं ज़्यादा होगा जहाँ के टेम्परेचर एंड सॉयल न्यूट्रिएंट वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी होगी। हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी 5 टाइम्स ये पूछा गया, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है। तो बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी तो बायोमास भी ज़्यादा होगा। वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी अमेजन रेन फॉरेस्ट में है। लोएस्ट बायोडाइवर्सिटी प्रोडक्शन डीप ओशन में होता है। क्यों? क्योंकि लाइट रीच नहीं हो पाती तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता। अब इंडिया में रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया कौन सा है? तो वेस्टर्न घाट है, क्योंकि वहाँ पे यही रेन पैटर्न देखने को मिलता है वेस्टर्न घाट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
अब नेक्स्ट है कंजर्वेशन, इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू यानी कि उसके जो नेचुरल हैबिटाट है वहाँ वहाँ पे जब कंजर्वेशन की बात होती है तो इन सिटू कंजर्वेशन होती है। अब एक्स सिटू का जब वो नेचुरल हैबिटाट पे ना होकर के किसी आर्टिफिशियल मीडियम में कंजर्वेशन करेंगे, जैसे बॉटनिकल गार्डन हो गया, जू हो गए, सीड बैंक्स बनाते हैं ना जहाँ पे सीड्स को कंजर्व करते हैं, क्रायो बैंक्स हो गया, जीन बैंक, ये सारे के सारे टिश्यू कल्चर में एक्वेरियम वगैरह उसके नेचुरल हैबिटाट पे नहीं रखते हैं, उसके आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करते हैं, तो एक्स2 हो जाता है। एन2 में नेशनल पार्क आएगा, बायो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आएंगी, स्कार्ड ग्रुप्स आएंगे, कंजर्वेशन रिजर्व आएगा, बायोस्फीयर रिजर्व आएगा। अब आंसर्स कैसे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? नॉट एन एन2 एग्जाम्पल, बोटानिकल गार्डन, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी फॉर द कंजर्वेशन, बायोस्फीयर रिजर्व। क्यों? बायोस्फीयर रिजर्व में पूरे के पूरे स्पीसीज को प्रोटेक्ट करते हैं और साथ में जो ट्राइब्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट का बैलेंस बना के चलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व में। एंड देन गैस यूज्ड इन द क्रायो बैंक्स, नाइट्रोजन। ठीक है। अब हॉट स्पॉट्स, अब हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं जिससे पता चल रहा है ना, हॉट स्पॉट्स यहाँ पे थ्रेट परसेप्शन 75, जब 70% से 75% जब स्पीसीज लॉस हो जाती है, या फिर जहाँ के मोर देन 1500 जो प्लांट्स होते हैं वो लोकल होते हैं, ठीक है, नेटिव प्लांट्स, तब जाकर के वो एक हॉट स्पॉट की कंडीशन बनती है। इंडिया में 4 हैं, वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका, हिमालयन, ईस्टर्न हिमालय के पार्ट, एंड सुंडालैंड जो निकोबार, सॉरी सुंडालैंड जो हॉट स्पॉट है हमारे निकोबार उसका पार्ट है, एंड इंडो बर्मा रीजन। ठीक, कोई जियोग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री हॉट स्पॉट्स नहीं है, ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं। अब यहाँ पे देखो म्यांमार कवर्ड है, यहाँ पे इंडोनेशिया कवर्ड है, ईस्टर्न हिमालय यहाँ भी म्यांमार कवर्ड हो सकता है। लेकिन अब ट्रैप कैसे बनाएगा एग्जाम में तो वेस्ट ईस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट्स पे ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, एग्जाम ऑप्शन में ऐसे रहेंगे। अब पूछ लेगा ईस्टर्न हिमालय नहीं, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय हॉट स्पॉट का पार्ट नहीं है। अब ये टर्म्स कौन दिया था? नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। ओवरऑल 36 हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाइड है, विच इज़ नॉट ए हॉट स्पॉट: विंध्य रीजन, अरावली रीजन, ईस्टर्न घाट, गंगा का प्लेन एंड थार का डिजर्ट एरिया। ये इंडिया में हॉट स्पॉट्स कैटेगरीज में नहीं आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स है वेटलैंड्स। तो रैमसन कन्वेंशन 1971 में इन ईरान में जो रैमसर सिटी में हुआ था, तो वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए सबको पता है 1982 में इंडिया ने साइन किया था। 2 फरवरी होता है वेटलैंड डे। यूज ऑफ वेटलैंड्स, न्यूट्रिएंट रिसाइकल एंड हैवी मेटल एब्जॉर्प्शन एंड रिड्यूस द सिल्टेशन। ठीक, पता ही है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कैसे होगा? हैवी मेटल एब्जॉर्प्शन, तो ये इसीलिए इसको बोला जाता है किडनी। जैसे कि ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करता है, तो वैसे मेटल जो हैवी मेटल से पॉल्यूशन होता है, वेटलैंड उसको फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो सिल्टेशन नहीं होता। सिल्टेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि प्लांट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड कोरल ब्लीचिंग, देखो साइट एंड स्टेट्स, वेटलैंड्स जो इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स है जो यूपीपीएससी ने पूछ रखा है ऑलरेडी, बस वही इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चिल्का उड़ीसा में है, इंडिया का फर्स्ट वेस्टलैंड है। भोज ताल जो बोलते हैं मध्य प्रदेश में, केवलादेव राजस्थान में, बेतनकरिका उड़ीसा में, सस्टामकोट्टा केरला में, कांजी वेटलैंड एरिया पंजाब में है। लकटक झील मणिपुर में है, सबको पता है। वुलर लेक जम्मू एंड कश्मीर में है। अब वुलर लेक है तो डल लेक भी वहीं पे है। ठीक है, देवपर बिल असम में है, कंफ्यूज होता है अरुणाचल प्रदेश से, लेकिन एक्चुअल में असम में है। पार्वती अर्गा यूपी के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, एक बर्ड सेंचुरी भी है। खबरताल बिहार में है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। अब कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है? कोरल क्या होता है? ये कोरल पॉलिप्स बोलते हैं जिसको, बेसिकली मैरीन ऑर्गेनिज्म है जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे है। राइज इन द नॉर्मल सी वाटर टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग होगा, सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है जिससे उनकी ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीचिंग का मतलब उनका जो सेल होता है, बेसिकली जो उनकी बॉडी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होने लगता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक होने लगेगा तो वो उनकी डेथ होने लगती है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग। तो जब भी एग्जाम में आएगा तो कोरल ब्लीचिंग के बारे में तो 2 ही ऑप्शंस रहेंगे सही, या तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर या इंक्रीजिंग द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब एक्ट्स एंड अथॉरिटीज़ के बारे में। बायोडाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में, हम ये अपने ऊपर देख लिया। 2003 में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी आई थी, एंड चेन्नई इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, एंड 3 टायर स्ट्रक्चर है: नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एट नेशनल लेवल, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड स्टेट लेवल पे, एंड बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है।
UN Decade of Biodiversity 2011 to 2020 2020 इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे तो 22 मई। अब कुछ डाटा पॉइंट्स हैं, जैसे नंबर ऑफ रैमसर साइट्स इन इंडिया वो चेंज हो गया है, अभी 75 तक है। ठीक है, बस ये कुछ बातें हैं, जैसे कि 80 साइट्स 2002 में, 2024 में, और एडिशन होता रहता है। अभी 100 के अराउंड हो गया है इंडिया में रैमसर साइट्स। ईस्टर्न घाट्स इज हॉट स्पॉट नहीं है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक 2002 में था, 2000 में नहीं था। एनबीए चेन्नई में है। बोटानिकल गार्डन इज इंसिटू नहीं, इंसिटू का मतलब इन इट्स नेचुरल हैबिटाट। ठीक है, तो एक्सिटू है। बोटानिकल गार्डन तो उसको आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करते हैं किसी भी स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए। डाइवर्सिटी रेजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि बायो जो होता है प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन कम होगा, फोटोसिंथेसिस रेट कम होगी क्योंकि टेम्परेचर कम होता जाता है। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। इसमें देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, सेकंड नंबर पे इसकी रहेंगे करीब 17.2% टोटल आउट ऑफ 424 क्वेश्चंस में से इसी टॉपिक से आए हुए हैं। तो इसमें क्या क्या देखना है? तो बायोडिग्रेडेबिलिटी देखना है, नॉइस, एसिड रेन, कार्बन मोनोऑक्साइड की टॉक्सिसिटी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डीडीटी के बारे में, स्मोक क्या है, आर्सेनिक पॉल्यूशन। ठीक है, एयर, वाटर एंड पॉलिसी रिलेटेड फैक्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं? डिग्रेडेबल क्या होता है? जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, इनको वो ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड में ब्रेक डाउन कर पाते हैं। इसमें आ जाते हैं प्लास्टिक्स, पॉलीथीन, पीवीसी, डीडीटी, पेस्टिसाइड्स और मेटल्स में क्या? मरकरी, लेड, स्टील, ग्लास, एल्यूमिनियम, एस्बेस्टॉस। और जिनको डिग्रेड हो सकता है, जो कार्बन जनरेटेड, मतलब कार्बन बेसिकली उनका जो कंपाउंड होते हैं वो कार्बन से ही बने होते हैं, जैसे सीवेज, यूरिन, फीकल मटेरियल हो गए, डोमेस्टिक वेस्ट हो गया, वूल, पेपर, वुड, रबर, सेलुलोज, स्टार्च एंड प्रोटीन। जो भी लिविंग बीइंग्स होंगे तो वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल होंगे, अदरवाइज मोस्टली नॉन लिविंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल ही होते हैं। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, लिविंग थिंग्स इज डिग्रेड इट केम फ्रॉम द फैक्ट्री और माइन इट डज नॉट। जब भी कोई आर्टिफिशियल बनाया गया है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में ही आता है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स सबको पता है, ये पॉल्यूटेंट बेसिकली होते हैं जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेट, ऐसे कंपोनेंट्स या एट्रीब्यूट्स जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं या इन्वायरमेंट का जो बैलेंस है उसको डिस्टर्ब करते हैं। अब प्राइमरी होता है एक दूसरा, सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो सोर्स से डायरेक्ट इमिट होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लाई एश एंड हाइड्रोकार्बन। सेकेंडरी क्या होता है? जो इन्वायरमेंट में के एटमॉस्फेयर में जा करके केमिकल रिएक्शन करके उसके बाद वो एज अ पॉल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन इनिशियली तो पॉल्यूशन नहीं होंगे, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट में केमिकल रिएक्शन करा इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर नॉट, मतलब या तो सनलाइट के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन किया या फिर डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन करके वो पॉल्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे स्मोक हो गया, ये धुआं होता है, बेसिकली नाइट्रोजन होता है, लेकिन जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में आता है स्मोक बन जाता है। ओजोन हो गया, PAN, एसिड रेन। एसिड रेन कैसे बनेगा? जब वो वाटर में सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स होगा तब जा करके एसिड रेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एयर पॉल्यूटेंट्स क्या क्या हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एक एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, क्या करता है? बेसिकली जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें वो उसकी जब टेंडेंसी बढ़ती जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन की टेंडेंसी कम होती जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तो डेथ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। लेड क्या है? टॉक्सिक मेटल है, ब्रेन को इम्पैक्ट करता है नेगेटिव वे में। एस्बेस्टॉस लंग को, एस्बेस्टियोसिस एक जो भी डिसीज होती है, एंड मरकरी स्टमक को। फ्लोराइड नॉकनी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी 2025 में पूछा है। आर्सेनिक नॉन बायोटिक ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेंट है। एंड सिगरेट की स्मोक में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन। अब इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, यूपीपीसीएस के फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि एस्बेस्टॉस लंग को इम्पैक्ट करता है, लेड ब्रेन को करता है, मरकरी स्टमक को करती है, फिर फ्लोराइड से नॉकनी सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मेथेन, अब देखो आगे, मेथिलाइसोसाइनेट भोपाल गैस जो भी हुआ था वहाँ पे, तो यूनियन कार्बाइड। ठीक है, तो उसमें मेथिल आइसोसाइनेट ही था।
जो भी मेन गैस थी। ओजोन इन द फ्लाइट, ये फैक्ट, ओजोन, तो ये बेसिकली कहने का मतलब है कि जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन होता है वो नॉन पॉल्यूटेंट होता है, बाकी जो अपना लैंड जो भी ओजोन होता है जो सरफेस लेवल पे, वो पॉल्यूटेंट ओजोन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज एंड पॉलिसीज। बिगेस्ट सिटी इन द बिगेस्ट सोर्स इन द बिग सिटीज, ट्रांसपोर्ट सेक्टर होता है करीब, ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो 15% इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब गैस फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ये सारे फैक्ट्स हैं, बस इसको देख के चले जाना। फ्लाई एश के बारे में 2 बार पूछा गया है, ये कोल से निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से। मोस्ट पॉल्यूटिंग एफ्लुएंट, लेदर इंडस्ट्री, इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन करने वाली तो इंडस्ट्री है। मैन मेड पॉल्यूटेंट, एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं इसको, मानव कारक या फिर मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण। क्लीन पॉल्यूटेंट एयर होती है रेन, रेनफॉल क्या करता है, वाटर होता है रेनफॉल में, तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन फ्री कर देता है। यूरोग्राम यूरोनॉम जो होता है व्हीकल इमिशन से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल कलर जो होते हैं रेड, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट, देयर इज नो ब्लू। ठीक, कलर जो पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं। लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल, हाइड्रोजन एंड सोलर, सबको पता है, इसलिए हम हाइड्रोजन एंड सोलर एनर्जी को प्रमोट करते हैं। बेस्ट ट्री अगेंस्ट डस्ट, सीता अशोका का जो वृक्ष होता है वो डस्ट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब पॉल्यूशन इंडिकेटर क्या होता है, लाइकेन। लाइकेन बेसिकली फंजाई एंड एल्गी का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि पॉल्यूशन बढ़ने पर उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, तो ऐसे में पता चल जाता है कि उस एरिया में पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। स्मोक एंड एसिड रेट के बारे में, तो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो ओजोन, जो लैंड सरफेस लेवल ओजोन होता है उसकी रीजन वजह से होता है। फॉर्म फ्रॉम द सनलाइट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो बेसिकली क्या होता है, सनलाइट हो गया, जब सनलाइट जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के प्रेजेंस में, तब जा करके जो बनता है वो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। ठीक है, एंड इसमें ओजोन भी मिला होता है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक लॉस एंजलिस बेस्ड होता है, एक दूसरा लंदन बेस्ड। तो लॉस एंजलिस बेस्ड फोटोकेमिकल स्मोक है, लंदन बेस्ड जो स्मोक होता है वो सल्फ्यूरस के रीजन की वजह से। एसिड रेन का क्या कारण है, एसिड रेन सल्फर को पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की वजह से होता है। जब वो वाटर के साथ इन्वायरमेंट में रिएक्ट कर जाते हैं तो एसिड रेन के फॉर्म में सरफेस पे, जिस सरफेस पे गिरते हैं तो उसको फिर कोरोजन करते हैं। ठीक है, कोरोजन करते हैं क्या मतलब, सरफेस को की जो लेयर होती है उसको डिग्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्ट्स विद द क्लाउड मॉइस्चर विद सल्फर डाइऑक्साइड। क्लाउड मॉइस्चर का मतलब ये है क्या, वाटर। वर्स्ट अफेक्टेड कनाडा एंड नॉर्वे रीजन में, इंफॉर्मेशन सेंटर ओस्लो है, किसका, एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर ओस्लो में सिचुएटेड है। अब वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पे 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, किसी भी वाटर बॉडी की जो भी ऑक्सीजन की डिमांड्स होती हैं तो वो उसको इंडिकेट करता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ऑक्सीजन की डिमांड क्यों होती है, तो ऑक्सीजन की डिमांड होती है बेसिकली वहाँ पे जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स है, जैसे मान लो फेस है तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, बाकी अदर जो भी ऑर्गेनिज्म उनको ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन जब डिमांड बढ़ जाती है यानी कि ऑक्सीजन कहीं कंज्यूम हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है यानी कि कंज्यूम करने वाला कोई है, कौन है, तो पॉल्यूटेंट्स होते हैं। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है यानी कि वाटर कंटामिनेटेड है। ठीक, तो रिवर पॉल्यूशन मेजर्स बाय डिजॉल्व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल अच्छा है यानी कि पॉल्यूशन कम है। बायोलॉजिकल डिजर्ट रीजन दामोदर बोला जाता है। आर्सेनिक कंट्री हाईएस्ट बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल में, कि जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे आर्सेनिक की क्वांटिटी लेवल से काफ़ी ज़्यादा है। नॉट ए वाटर पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड एक वाटर पॉल्यूटेंट नहीं है, कि एयर पॉल्यूटेंट है। एयर में वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, एसिड ड्रेन करता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या, ब्लू ग्रीन एलजी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नॉट रिलेटेड टू द एयर पॉल्यूशन, यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन बेसिकली वाटर पॉल्यूशन होता है। यूट्रोफिकेशन यही होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का रीज़न यूट्रोफिकेशन ही है। यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जब किसी मान लो पॉन्ड में एक आर्टिफिशियल वे में जब न्यूट्रिएंट इंक्रीज होने लगते हैं, मान लो पेस्टिसाइड्स की वजह से,
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा बढ़ने लगती है, तो जो होते हैं ब्लू ग्रीन एलजी वहाँ पे मतलब यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है और ऑक्सीजन को कंज्यूम करने लगते हैं। तो ऊपर जो होती है पूरी की पूरी लेयर बन जाती है, तो नीचे ऑक्सीजन जा नहीं पाती, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बाकी जो एनिमल्स हैं या फिर जो स्पीसीज हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उनकी डेथ होने लगती है। डीडीटी बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? जब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं किसी स्पीसीज में एक्यूमुलेट होने लगते हैं और उस उनकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। एक्वेटिक प्लांट से स्नेल में गया, स्नेल से फिश में गया, फिश में बर्ड में गया, ठीक है। अब ऐसे टॉप पे जाते जाएंगे तो बायोमैग्निफिकेशन बढ़ता जाता है। नॉइज़ पॉल्यूशन में जो साइलेंट जोन होता है 50 डेसिबल भी माना जाता है। कॉमर्शियल इंडस्ट्री है तो 65 चलेगा, इंडस्ट्री है तो 70 चलेगा। रेजिडेंशियल एरिया में 55 डेसिबल मोर देन एनएफ है। जो जेट प्लेन्स होती हैं उनकी होती है अराउंड 120 डेसिबल तक हो जाती है, जितना ह्यूमन बियर भी नहीं कर सकता। अब डेसिबल क्या होता है? नॉइस पॉल्यूशन को मेजर करने का यूनिट है। बिगेस्ट कॉज क्या है? जेट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ। ग्रीन मफलर एक कॉन्सेप्ट था कि रोड के अलॉन्ग साइड ट्रीज को लगाने से नॉइस पॉल्यूशन कम होगी, ठीक है। अब फ्रंटियर रिपोर्ट 2022, ये करंट की क्वेश्चन है। एक बात थी उस टाइम पे कि मुरादाबाद वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड मतलब नॉइस पॉल्यूशन के नंबर 1 पे है। अब क्वेश्चन कैसे ट्रैप बनता है? रबर इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल, नहीं, रबर एक्चुअल में बायोडिग्रेडेबल है। SO2 इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, नहीं, SO2 डायरेक्ट इमिट होता है। कहाँ से? कोल पावर प्लांट से, थर्मल पावर प्लांट से, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। इंडस्ट्री कैटेगरी इंक्लूड रेड, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन एंड व्हाइट, नॉट ब्लू, ब्लू नहीं है। अब नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अभी इतना जितना हमने कवर किया, हमारा लगभग कवर हो गया मोर देन 80% चीज़ें। इन्वायरमेंट में 80% इतना ही है। अब जो आएंगे बाकी के 16%, तो इसमें छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। 30 क्वेश्चन है जैसे ग्रीन हाउस गैस एंड क्लाइमेट चेंज से। तो ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? जोसेफ फोरियर ने दिया था। एटमॉस्फेयर इज हीटेड बाय द लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, बस इतना पता हो, मोर देन एनफ है। जैसे कि सन से जो भी हीट आती है यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे टकराने के बाद वापस से गई, ठीक, फिर यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर में गैसेस का लेयर है इन्होंने वापस से इसको भेजा, ठीक। तो ये जो एरिया है तब जा करके ये हीट होती है, ऐसा नहीं कि जो सन की डायरेक्ट रेज आ रही है उससे हीट हो रही है। तो ये एरिया जो हीट होने का पीछे का रीज़न क्या है? तो जो अर्थ से टकरा करके जो रेज आ रही है उसकी वजह से, तो इसे बोलते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल क्या होता है? क्योंकि इनकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी क्यों कम हो जाती है? कि टकराने के बाद एनर्जी का लॉस हो जाता है। एनर्जी का जब लॉस हो गया तो वेवलेंथ इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो प्लैंक जो मतलब जिन्होंने साइंस में पढ़ा होगा तो इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा होता है। तो एनर्जी लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ होती है, हमेशा वेवलेंथ के डिस्प्रपोर्शनल होती है। अब क्वेश्चंस कैसे पूछता है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी नहीं है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे बोलते हैं, वाटर वेपर, सब ग्रीन हाउस गैसेस है। कौन सी नहीं है? तो आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, ठीक है। ये टाइप के क्वेश्चन बनता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर। CFC इन बोथ ग्रीन हाउस गैसेस एंड ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस। कार्बन फ्लोरो कार्बन जो है ये बेसिकली ओजोन डिप्लेक्टिंग भी है, ओजोन को डिप्लेक्ट भी करता है, एंड ग्रीन हाउस गैस भी है। गैस फ्रॉम द पैडी फील्ड, मीथेन का सोर्स क्या है? तो जो भी धान की जो खेत फील्ड होती है, खेत होती है, वहाँ से मीथेन रिलीज होता है। क्यों रिलीज होता है? क्योंकि जो जैसे कि धान के खेत में क्या होता है ना, पैडी फील्ड में वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रहता है, पानी भरा रहता है। तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का लेवल कट हो जाता है। ऑक्सीजन का जब कट हो जाता है तो मीथेन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। मेन कंपोनेंट ऑफ द CNG मीथेन होता है, CNG का जो मेन पार्ट होता है। अब कंसिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो, अब ये बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है। जब भी ग्लोबल वार्मिंग के कंसिक्वेंस से क्वेश्चन पूछेगा तो ऑल ऑफ द एबव मार दो, मोस्ट ऑफ द टाइम सही होगा। द प्लांटेड डिकॉज द यूनिवर्स हैज बिकम गुड, बेटर, गुड कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे ट्रैप्स हैं, ठीक है। ऐसे कुछ नहीं होता। क्रायोजेनिक क्लाइमेट इंडिकेटर क्या है? आई स्कोर। क्रायोजेन, जब भी क्रायो की बात होगी, अगर क्रायो सफिक्स प्रीफिक्स लगा हुआ है तो फिर
आइस से रिलेटेड होगा। प्राइमरी कॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग, राइजिंग ऑयल ड्रिवन व्हीकल्स, हैवी डिफॉरेस्टेशन, सोलर फ्लेयर। ये मतलब क्वेश्चंस का ऑप्शन है ये बेसिकली इंक्लूड करने का मेन पर्पज ये है बताना कि ऑप्शंस कैसे सेट होते हैं। तो सोलर फ्लेयर का डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग से कोई रिलेशन नहीं है। अब नेशनल एक्शन प्लान ऑन द क्लाइमेट चेंज, इंडिया का जो एक्शन प्लान है क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो 2009 में लॉन्च हुआ था, तो सोलर एनर्जी एफिशिएंसी पे है, सस्टेनेबल हैबिटेट पे है, ग्रीन इंडिया पे है, हिमालयन इकोसिस्टम प्रोटेक्शन पे है, वाटर प्रोटेक्शन पे है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेटेजिक नॉलेज पे है। अब किस पे नहीं है, तो न्यूक्लियर एंड एटमॉस्फेयर एटॉमिक पावर पे नहीं है। क्वेश्चन में ये पूछेगा ना भाई कि कौन सा नहीं है, मोस्टली सबको पता होगा किस पे है, तो न्यूक्लियर एंड एटॉमिक पावर जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें इंक्लूडेड नहीं है। कुछ फैक्ट्स हैं। एजेंडा 21 1992 में आया था, जिसको 1992 बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड था। लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर चाइना है। इंडिया का करीब 5% ग्लोबल मतलब ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इमिशन में है। और कार्बन न्यूट्रल कंट्री है भूटान। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल का मतलब वो बेसिकली कार्बन वहाँ का इन्वायरमेंट जो है, जो भी पूरा का कंट्री का, वो जितना एब्जॉर्ब करती है लोग उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उसको कार्बन न्यूट्रल बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि एब्जॉर्प्शन रेट स्लो है एंड प्रोडक्शन रेट हाई है, तो कार्बन इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। 1992 रिव्यू हमने देख लिया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल फोर्स में आया था, मतलब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में, और इन फोर्स में आया था। लागू कब हुआ था, तो 2005 में लागू हुआ था। अब ओजोन के बारे में, कौन सा ओजोन लेयर डिप्लेक्शन के बारे में इन्वायरमेंट पे क्वेश्चंस, इसमें बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस के जो बने हैं अभी तक, कि कौन सी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, एंड सेकंड की ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 16 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं, नॉन रिपीटेड क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, अब जो यहाँ पे ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है या फिर सरफेस लेवल की ओजोन होती है, वो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, लेकिन ये पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो ओजोन डिप्लेक्शन लेयर जो होता है वो बेसिकली क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, 15 to 35 किलोमीटर हाइट पे होती है। हाउ फॉर्म अल्ट्रावायलेट रेज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो ओजोन बनाते हैं। अब जैसे कि ऑक्सीजन के साथ अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, तो उसको ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन का रेडिकल बना। ठीक है, मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन, फिर यही ऑक्सीजन का रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा तो ओजोन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या इस और मतलब दूसरे ऑक्सीजन या फिर इसके साथ, या फिर क्लोरीन भी होते हैं तो उनके साथ रिएक्ट करके तो OCl बना दिया। अब OCl फाइनली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो Cl एक रेडिकल बचेगा, अब ओजोन रिलीज हो जाएगा। इस तरीके का रिएक्शन होता है। तो हमें रिएक्शन में नहीं जाना है ना, रिएक्शन हमसे पूछेगा, बस इतना पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन होता है तो जा करके ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन ब्रेकडाउन हुआ तो जो ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस है, जैसे क्लोरीन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, तो इनके साथ रिएक्ट कर देगा। जो ऑक्सीजन जब ब्रेक होगा तो वो ऑक्सीजन जा करके तो रिएक्ट करेगा उस कंपाउंड के साथ, तो ओजोन का रिलीज होगा। व्हाट इट एब्जॉर्ब्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, यूवी कॉजेज, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, स्किन कैंसर, कैटरेक्ट्स एंड प्लांट्स में, तो प्लांट्स की जो होती हैं उनकी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो उस पर डिपेंडेंट बाकी जो एनिमल्स हैं उनकी सस्टेनेबिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हैलोजन रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन टेट्राफ्लोराइड इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी जो ओजोन का होल देखा था, लार्जेस्ट ओजोन होल, तो अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था। किसने देखा था, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट होता है 16 सितंबर को। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। मैच द फॉलोइंग में तो बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अंटार्कटिक होल डिस्कवर्ड है द ब्रिटिश टीम, जोसेफ फरमन उसके हेड थे। तिब्बत प्लेट के ऊपर GV केंट मोरे ने ऑब्जर्व किया था ओजोन डिप्लेक्शन को। वीना कन्वेंशन ओजोन डिप्लेक्शन से रिलेटेड है, 1985 में स्टार्ट हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी इससे रिलेटेड है, 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बेसिकली क्या हुआ था कि ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंसेस से उनको कैसे
उनके प्रोडक्शन को कम करना या फिर ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंसेस पे लिमिट लगाना। तो ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंसेस बेसिकली से रिलेटेड है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। अब किगाली एग्रीमेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के फेज आउट से रिलेटेड है। 2016 में ये एग्रीमेंट हुआ था। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इन्वायरमेंट में ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन है उसके डिप्लेक्शन के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसके फेज आउट जरूरी है। अब नेक्स्ट जो है फॉल्स नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, सीएफसी जैसे कि सीएफसी अगर स्टेटमेंट में था कि सीएफसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेक्शन। अभी उसने सीएफसी क्या है बेसिकली ओजोन डिप्लेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लेकिन अब उसने क्या पूछ लिया था ग्रीन हाउस गैस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। तो ये रखने का मेन पर्पज ये थी एग्जाम में ट्रैप कैसे बनाते हैं। ठीक, क्योंकि नॉलेज सबको होता है, सिलेक्शन उसी का होता है जो उन ट्रैप को ब्रेक कर देता है, और वही 10 मार्क्स 15 मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है, बाकी नॉलेज सबके पास इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट वाटर कंजर्वेशन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। वाटर कंजर्वेशन यूट्रोफिकेशन हमने देख लिया, जब भी न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होने लगती है वाटर बॉडीज में ड्यू टू एल्गी ब्लूम की वजह से, और जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो कंज्यूम होने लगता है तो ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है, तो बाकी जो उसमें ऑर्गेनिज्म है जैसे फिश हो गए या फिर अदर जो भी है तो उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाती है तो उनकी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। उसी जो होता है स्टेज को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। अब इसके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ए फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इज यूट्रोफिकेशन, तो ट्रू है। अब सेकंड बात क्या है कि इट रिड्यूसेस डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी ट्रू है। आल्सो आस्क्स नेम ऑफ द लेक न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट प्रोसेस यूट्रोफिकेशन। ठीक है, कोई भी लेक में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का प्रोसेस है। अब यूट्रोफिकेशन की वजह से ही बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब इस गंगा और यमुना के टाइमलाइन, खास कर ये यूपी स्पेशल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बाकी ओवरऑल तो इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंट में। 1985 में गंगा एक्शन प्लान लेके लाया गया था। 1985 में ही उसी प्लान के अंदर एक जो वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एंड बोर्ड है बनाया गया था, उसमें सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनाई गई 1985 में। 1993 में यमुना एक्शन प्लान आया। 2009 में आया था नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। 2014 में नमामि गंगे शुरू हुआ था। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 अगस्त 2014 में शायद। अब वाटर पॉल्यूशन के बारे में कुछ फैक्ट्स बातें हैं। वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में आया था। वेटलैंड डे 2 फरवरी को होता है, हमने देख लिया था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कितनी कैटेगरीज है, 5। वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट होता है 22 ऑफ मार्च। ठीक है, 2 बार ही पूछा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ड्रिंकिंग वाटर गैस क्लोरीन, तो क्लोरीन वाटर प्योरिफिकेशन के काम में आता है। ठीक है, बैक्टीरिया जो होती हैं वाटर में उनको बैक्टीरियाज को ख़त्म करने में क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं, क्लोरीन का यूज़ करते हैं, क्लोरीन गैस का। ठीक है, डिसइंफेक्ट्स का एक तरीके से बोलने के डिसइंफेक्ट्स के तौर पे काम लेते हैं। तो ओजोन भी है, नॉट ओनली क्लोरीन। अभी तो क्या गया, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो अल्ट्रा वायलेट रेज का भी इस्तेमाल करते हैं वाटर को डिसइंफेक्ट करने में। ओजोन भी यही काम करता है, क्लोरीन ऑक्साइड भी यही काम करती है, क्लोरामीन भी यही काम करती है। ये ऑप्शन में क्वेश्चन से पूछा गया है। वाटर डिसइंफेक्शन का काम करते हैं। एंड वाटर डिसइंफेक्शन का चीपेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होगा, जैसे वाटर तो मिल ही रही है फ्री में, रेनफॉल हुआ, वाटर हुआ, अब इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर को ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। ठीक है, और जब ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो वाटर प्योरिफिकेशन भी होगा, वाटर टेबल भी इंक्रीज होगा। वाटर सेड स्कीम, हरियाली स्कीम रिलेटेड थी ये। अभी PYQ जो था मतलब करंट से रिलेटेड है, और ये भी नेक्स्ट पॉइंट भी करंट से रिलेटेड है। फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक स्टार्ट हुआ था कर्नाटका में। रिवर पॉल्यूशन मेजर्स डिजॉल्व ऑक्सीजन से मेजर होती है, ये हमने देख लिया। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब यूकलिप्टस वाली मैटर तो ये भी हो गया। अब बचा गया फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो मिनिमम देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो भी करना तो करंट से ही करना, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि चेंज नहीं होती कि मिनिमम फॉरेस्ट एरिया 33% चाहिए प्लेन रीजन में, 63% हिली रीजन में। हाईएस्ट परसेंटेज मिजोरम में है।
लार्जेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट एरिया अरुणाचल प्रदेश में, ग्रेटेस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, ये जो होती हैं ये चेंज होती रहती है, लेकिन ये जो 2-3 बातें हैं जो कभी चेंज नहीं होती, कभी भी फॉरेस्ट डाटा आएगा तो ये पॉइंट्स लगभग सेम ही रहती हैं। फॉरेस्ट रिवीजन इन्वेंट्री रिवीजन टाइम 5 ईयर है, ठीक है। हाईएस्ट ट्री कवर वेस्टर्न घाट्स में है या फिर वेस्टर्न घाट में बोल दो। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, और ये जो बात है 33% वाली, ये इसी में इंक्लूडेड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में ही मेंशन है। फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 कैटेगरी में है, नेशनल पार्क, प्रोटेक्टेड एरियाज, विलेज लेवल पे नेशनल पार्क, मतलब ये सारी की सारी बातें जो है नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में, तो नया फॉरेस्ट पॉलिसी एक्ट 1952 में मेंशन है। अब भूटान के बारे में पूछ लिया कि भूटान का जो 70% लैंड एरिया लीगली प्रोटेक्टेड है द फॉरेस्ट, कार्बन नेगेटिव कंट्री है, उसका 30% एरिया नेशनल पार्क्स है, एंड नॉर्वे में वर्ल्ड्स फर्स्ट कंट्री टू बैन द डिफॉरेस्टेशन। अब फॉरेस्ट टाइप, एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, वाइडेस्ट ट्रॉपिकल एरिया फॉरेस्ट एशिया में है, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ग्रेटेस्ट प्लांट और एनिमल डाइवर्सिटी ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। बायोडाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि रेनफॉल अच्छा है, टेम्परेचर भी ऑप्टिमल है, तो और इस वजह से फिर फोटोसिंथेसिस रेट हाई है, फोटोसिंथेसिस रेट हाई है तो बायोमास का प्रोडक्शन हाई है, बायोमास का प्रोडक्शन हाई है तो फिर जो प्राइमरी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और उस पर डिपेंडेंट जो स्पीसीज है वो उनकी भी नंबर बढ़ जाएगी। इंडियाज लार्जेस्ट मैनग्रोव सुंदरवन में है, सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव गुजरात में है, प्रोटेक्टेड मैनग्रोव एरिया गोवा में है, भितनकनिका मैनग्रोव रीजन कहाँ पे है? उड़ीसा में है, जो ब्राह्मणी वैतरणी रिवर डेल्टा की मिड में है। सी बकथ्रॉन जो कि एक प्लांट्स है, बेसिकली लद्दाख रीजन में मिलता है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है 1972 हमने देख लिया। रेड डाटा वो कायोसियन से रिलेटेड है। मोस्ट इंडेंजर्ड इंडियन बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, राजस्थान में इसकी ये मिलता है, और कुछ हद तक कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में भी। कॉज ऑफ द वल्चर डेथ, डिक्लोफेनाक सोडियम, जिसने उसकी किडनी खराब होने की वजह से वल्चर्स की डेथ काफ़ी बढ़ गई थी, अभी भी उसका इम्पैक्ट दिखता है। फिर बाद में ये बेसिकली कैटल्स को दिया जाता था एज ए पेन किलर, लेकिन इसने जब कैटल्स की डेथ हो जाती थी तो वल्चर उसको, क्योंकि वो स्कैवेंजर है तो हम उसको कंज्यूम करते थे, तो वो उसमें एक्यूमुलेट हो गया बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस से। ठीक है, अब फाइनली इनकी किडनी डैमेज शुरू हो गई। अब इनकी किडनी डैमेज शुरू हो गई तो इनका डेथ स्टार्ट हो गया। पग मार्क टेक्निक यूज़ करते हैं जो भी वाइल्ड एनिमल्स होती हैं उनकी पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए। आमतौर पे ये टाइगर की पॉपुलेशन को काउंट करने में यूज़ होता है, लेकिन अभी तो न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो अभी कैमरा ट्रैपिंग, डीएनए सीक्वेंसिंग, ये सारे के सारे मेथड्स यूज़ होते हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली में है, एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द नेशनल पार्क कंजर्व इन एक इन सिटू कंजर्वेशन का प्रोसेस है। ठीक, नेशनल पार्क की बात आएगी तो इन सिटू आ जाएगी, इन देयर नेचुरल हैबिटेट। चीता जो इंट्रोड्यूस हुआ था 2013-23 में यूज़ हुआ था ना, दोबारा चीता जो नामीबिया से लेके आए गए थे और साउथ अफ्रीका से। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, क्यों? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। अपकमिंग एलिफेंट रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, सारे के सारे यूपीपीसीएस में पूछे गए फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स के फॉर्म में ही मैंने रखा है। अभी प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। इसमें वही सारे प्रोटेक्टेड एरियाज इंक्लूडेड हैं जो यूपीपीसीएस ने अभी तक पूछा है, और बाकी नहीं इंक्लूडेड है, क्योंकि बाकी इंक्लूडेड करना का मतलब पूरा का पूरा स्टैटिक वीडियो बन जाएगा स्टैटिक्स के लिए। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड एरियाज में उत्तराखंड में कौन सा है? जिम नेशनल पार्क की बात करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है इसको देख लें। बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स, ठीक है, देन मिसलेनियस कुछ फैक्ट्स हैं। उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? जिम कार्बेट है, पहला नेशनल पार्क इंडिया का, राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी। मध्य प्रदेश में कांदा, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय डोगरी, माधव, वन विहार एंड पन्ना। असम काजीरंगा, मानस, नामेरी, गर्म पानी। ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स हैं जिसको पढ़ना है। इसको बोलने का, रीड करने का कोई बहुत सेंस नहीं बनता है, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा ही एक बार आप खुद से। ठीक है, देख लेना इसको।
अब इनसे रिलेटेड कुछ स्पेशल स्पीसीज होते हैं, जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में वन हैंड राइनो प्रोटेक्शन के लिए फेमस है। डचिंगम नेशनल पार्क हंगोल जिसको बोलते हैं कश्मीरी डियर, गिर एशियाटिक लैंड मतलब एशियाई शेर के लिए, पेरिया एलिफेंट के लिए, राजाजी मानस भी एलिफेंट के लिए, दुधवा टाइगर और रेनो के प्रोटेक्शन के लिए, लद्दाख शिबा थ्रॉन के लिए, केवलादेव साइबेरियन ग्रीन वैली और फ्लावर ब्रह्म कमल एक जो है ना 6 महीने या फिर साल में एक बार खिलता है। एर्बाकुलम नीलगिरी तहर के लिए, ये कहाँ केरला में है, ठीक है। साइलेंट वैली लैंड टेल मकाक के लिए, ठीक है, जो शेर के पूंछ जैसे वाला जो लंगूर होता है उसके लिए। एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज में जैसे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये स्टार्ड जो है बेसिकली ये यूनाइटेड नेशंस यूनेस्को के जो प्रोग्राम है उसके मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व उसके अंडर आते हैं, ठीक है। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो कौन सा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में आता है, दूसरा उनका जो ईयर कब वो बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर हुए थे। तो नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, सुंदरवन, मानस, गल्फ ऑफ मन्नार, सिमली फॉर डचिंग, दिहांग दिबांग, पंचमढ़ी, कंचनजंगा, अस्त मलय, कोल्ड रिजर्व, ये सारे के सारे हैं। अब इनका स्टेट देख लो, ठीक है, उत्तराखंड, मेघालय, बस ये देख लो, इतने से काम बन जाएगा। और इसका अगर इसके बाद ये दो चार जो हैं इनके ईयर देख लो, इसके आगे कुछ नहीं करना होता बायोस्फीयर रिजर्व में। अब टाइगर रिजर्व्स की बात करेंगे तो टाइगर रिजर्व सेम देखो, नेशनल पार्क पता है तो टाइगर रिजर्व पता करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब टाइगर रिजर्व ये जैसे राजस्थान में सारे के सारे टाइगर रिजर्व मोर देन 100 टाइगर रिजर्व या फिर मोर देन 50 टाइगर रिजर्व पढ़ने बैठोगे तो वैसे भी याद नहीं रहना है। तो जो ऑलरेडी पूछे गए हैं तो उनको एक भी दो बार देख लो, तो उससे क्या होगा कि क्वेश्चन बनते हैं तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि ये टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। क्वेश्चन जब भी बनेगा इससे तो मैच द फॉलोइंग में बनेगा, तो मैच करना, राइट आंसर तक पहुंचना काफ़ी इजी हो जाएगा, इसलिए इसको इंक्लूड किया है, इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया है। तो टाइगर रिजर्व को देख लो। अदर लॉग फैक्ट्स, मोस्ट नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, मोस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार में है, एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया डिसाइडेड बाई स्पीसीज रिचनेस डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज रिलेशनशिप, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो जुलाई 2016 में बना कंचनजंगा, मान लो करंट का फैक्ट है, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, रिच बायोडाइवर्सिटी वैली साइलेंट वैली केरला में, मैरी नेशनल पार्क गल्फ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार एक मैरी नेशनल पार्क हैं। तो ये सारे के कुछ फैक्ट्स हैं, देख लो। अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रिन्यूएबल एंड एनर्जी, देखो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में क्या क्या देखना है बेसिकली। एक रिन्यूएबल होता है जो बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, क्यों, क्योंकि कन्वेंशनली हम जो यूज़ करते हैं पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस एंड बायोमास का, अभी नॉन कन्वेंशनल इसलिए क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है और न्यू फॉर्म ऑफ एनर्जी अभी डिस्कवरी फेज में है, या तो फिर जो है काफ़ी न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से इनकी जो यूज़ हो पा रही है अभी करेंटली, वरना ट्रेडिशनली तो हम ये पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। इसमें क्या आएगा, रिन्यूएबल जो होगा तो नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा, तो सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, हाइड्रो एंड बायोमास। अब सोलर इलेक्ट्रिसिटी फोटोवोल्टिक सेल की वजह से मोस्टली इको फ्रेंडली बोला जाता है इसको, लीस्ट पॉल्यूटिंग हाइड्रोजन होता है, बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है इंडिया में, पोटेंशियल जो के मामले में देखा जाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी, ठीक। अब ग्रेटेस्ट रिन्यूएबल पोटेंशियल एनर्जी है सोलर एनर्जी। अब देख लो, नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी तो है नहीं। न्यूक्लियर एनर्जी में देखो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि ये कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल है, तो बेसिकली इसको कुछ लोग कन्वेंशनल में रखते हैं, कुछ लोग नॉन कन्वेंशनल में भी रखते हैं। अब बायोडीजल प्लांट्स के बारे में, जट्रोपा जिसे रतन ज्योति बोलते हैं एक बायोडीजल प्लांट है, पोंगमेलिया पनाटा जिसको बोलते हैं करंज, ये भी बायोडीजल प्लांट्स है, लेग्यूमिनस भी है। लेग्यूमिनस का मतलब होता है जो वैसे प्लांट्स जो डायरेक्ट नाइट्रोजन तो वैसे नहीं ले पाते प्लांट्स एटमॉस्फेयर से, तो इनमें एक बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक डाउन करता है, तो ये उस नाइट्रोजन को कंज्यूम कर पाते हैं, बस ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की स्पेशलिटी होती है। बस सब कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हैं एंड यूपी रिलेटेड जो भी इन्वायरमेंटल फैक्ट्स हैं। यूपी का फॉरेस्ट एरिया करीब 12.8% है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली में है। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में स्टेब्लिश हुआ। भकीरा बर्ड सेंचुरी बस्ती में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, एमपी में नहीं, साथ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। पर्वतीय अर्गा गोंडा में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में।
डिस्ट्रिक्ट विद नो फॉरेस्ट लैंड, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में फॉरेस्ट लैंड नियरली जीरो है। मुरादाबाद क्या है, फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड सेकंड मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड, हमने भी ऊपर देख लिया इसको, ठीक। एसडीजी के बारे में, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एसडीजी हैं, 10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, 14 लाइफ बिलो वाटर, 13 क्लाइमेट एक्शन, 15 लाइफ ऑन लैंड। मतलब 13 जो है क्लाइमेट एक्शन, 14 बिलो वाटर एंड 15 ऑन लैंड, ठीक है। अब ये सब हमने कवर कर लिया, कोई नई बात नहीं है, हमारा रिवीजन भी हो रहा है मल्टीपल टाइम्स। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन पॉल्यूशन एक्ट 1981, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, वाटर पॉल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो भी है 1974। अब देखो फाइनल वही बातें, अब इसमें ये देखो एक डाटा मिल जाएगा ना, कौन सा क्वेश्चन टॉपिक है उसकी फ्रीक्वेंसी पूछे जाने की कितनी ज़्यादा रही है, करीब 200 क्वेश्चन जो हैं 50% कवर कर लेते हैं। नॉइज पॉल्यूशन के बारे में मोर देन 7 टाइम पूछा गया है, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस मोर देन 6 टाइम पूछा गया है, एसी ड्रेन के बारे में 5 टाइम से ज़्यादा पूछा गया है, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में मोर देन 16 टाइम्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज के बारे में मोर देन 20 टाइम्स, इकोसिस्टम की डेफिनेशन ही 13 बार पूछ ली है, टाइगर रिजर्व्स के बारे में 12 टाइम्स पूछा गया है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के बारे में मोर देन 10 टाइम्स। तो ये काफ़ी अच्छा बात है, कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन पे फोकस करना है, किधर फोकस नहीं करना है, काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा इस चार्ट से। सेम वही बात, वेस्टर्न घाट हॉट स्पॉट है, ईस्टर्न घाट नहीं है, बायोडाइवर्सिटी लॉस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो होता है मेन कॉज होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। अगर ऑल ऑफ द ऑप्शन है तो ठीक है, अदरवाइज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, क्योंकि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो गया तो उनकी जीन पूल रुक जाती है, जब हैबिटेट उनका टूट गया तो एक दूसरे के साथ उनकी कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे से मीटिंग नहीं हो पाती तो उनका जीन्स आगे फ्लो नहीं हो पाता, तो उनका एक्सटेंशन रेट काफ़ी हाई हो जाता है। नंबर फॉर द लास्ट डे, 33% मिनिमम फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। कार्बन का जो परसेंटेज ऑफ इन्वायरमेंट में ऑप्टिमल जो है तो वो ऑप्टिमम परसेंट 0.03% है। 5% इंडिया शेयर इन द ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे का सारे रिवीजन फैक्ट शीट है, तो इसको देख लेना। बाकी इन्वायरमेंट में इसके बाहर कोई भी PYQ नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे लास्ट 34 ईयर सारे PYQs कवर्ड हो गए, इसके बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो मेन फोकस टॉपिक होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, प्रोटेक्टेड एरियाज एंड पॉल्यूशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड ये तो हो गया टॉपिक यानी कि चैप्टर्स। अब मेन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा। नेशनल पार्क्स मोर देन 20 टाइम पूछा है, बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में। तो इन्वायरमेंट कवर हो गया हमारा, सारा का सारा रिवीजन हो गया। इसमें केवल सारे के सारे जो UP PCS के अभी तक के PYQs इंक्लूडेड थे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो अपने साइड से ऐड किया है या फिर खुद से क्रिएट किया हुआ है। तो अब ऐसे नहीं कि ये पूरा का पूरा कंप्लीट है, लेकिन क्वेश्चंस को टैकल करने में काफ़ी हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैच द फॉलोइंग में, तो ऑप्शंस में एक दो पता ही होगा, तो फिर PYQs के बेसिस पे ही ऑप्शंस उठाए जाते हैं मोस्टली, बनाने के जो भी नए ऑप्शंस बनाए जाते हैं तो ऑप्शंस PYQs के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे हेल्प करेगा पहली बात। और दूसरा, PYQ से करीब 50 to 70% रिपीटेशन UP PCS में होता ही होता है, तो मतलब हमने करीब 80% चीज़ें कवर कर ली जस्ट 20% कंटेंट से, ठीक है। तो इसी बेसिस पे नेक्स्ट पेपर भी कवर करेंगे, जियोग्राफी को कवर करेंगे और फिर आगे ऐसे ही सारे पेपर कवर करेंगे, तो हमारा 80% सिलेबस का कवरेज हो जाएगा 20% कंटेंट से। अब जो 20% कंटेंट अभी बचा हुआ है उसके लिए हमें 80% चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो इसमें बच गए हैं। जैसे नेशनल पार्क हमने वही डिस्कस किया जो UP PCS ने ऑलरेडी पूछ रखे हैं, अभी जो नहीं पूछ रखे हैं वहाँ से एक दो उठाएगा नेक्स्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको भी कवर करेंगे। लेकिन अभी प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए प्रीवियस ईयर, क्योंकि टाइम भी कम है और कवरेज भी काफ़ी ज़्यादा करना है। तो दैट्स इट, थैंक्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जियोग्राफी।